हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा बात स्टार्ट कर रहे हैं मनी से ही। और बेटा एक लास्ट टॉपिक रहता है हमारे कोर्स का, मनी सप्लाई। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। मुझे नहीं लगता लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम पेपर में आ सकती हैं या फंक्शन ऑफ मनी आ सकता है। इतनी सिंपल बात तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बात आएगी बेटा मनी सप्लाई से रिलेटेड जो आज चर्चा करने जा रहा हूँ। और बेटा मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा अगर यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ जाए। हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकली, लेकिन कई बार उसका जबरदस्ती का एक न्यूमेरिकल बनाकर दे दिया जाता है। तो बेटा बहुत आराम से समझना इस चीज को, ठीक है जी। सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। लिखने पे जोर अभी नहीं है आपका, क्योंकि मैं एक ही पेज में खत्म कर दूंगा, बाद में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। मैं इसी शीट में सब खत्म कर दूंगा बेटा। लो प्यारे बच्चों, आप सामने देख रहे हैं बेटा, टॉपिक का नाम है मनी सप्लाई। It refers to the total volume of money held by the public लो जी, मैंने डेफिनेशन लिखी है बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन पे एनालिसिस करते हैं बेटा। एनालिसिस भी बहुत छोटा सा है। बात करते हैं मनी सप्लाई की। बेटा अगर कोई आपसे ये पूछे कि इंडियन इकॉनमी में कितनी मनी सप्लाई है, तो बेटा मनी सप्लाई का बेसिकली मतलब होता है बेटा कि टोटल कितनी करेंसी सर्कुलेट कर रही है बेटा इंडियन इकॉनमी में। और नोटबंदी के टाइम पर एक स्टैट भी आया था हमारे सामने कि इंडियन इकॉनमी में 17 लाख करोड़ रुपए जो सर्कुलेट होते रहते हैं बेटा। आप बैंक में जमा करते हो, बैंक आगे लोन देता है, फिर आप जमा करते हो, फिर लोन देता है। ये सर्कल चलता रहता है बेटा, ठीक है ना। मनी सप्लाई है क्या? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। बेटा काम की बात, मैंने क्या लिखा है बेटा? मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। मतलब पब्लिक का मतलब किसके पास? बेटा देखो, जब हम वर्ड यूज करते हैं ना पब्लिक, तो पब्लिक से मेरा मतलब होता है हाउस होल्ड्स एज वेल एज फर्म। मेरा मतलब कभी नहीं होता बेटा गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना पैसा है। इस बात से मेरा कोई मतलब नहीं है बेटा। मैंने लिखा है मनी सप्लाई क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। बेटा इनके पास जो पैसा है ना, बस वही पैसा सर्कुलेशन में रहता है। गवर्नमेंट के तो खजाने बड़े बड़े हैं, आरबीआई के खजाने बड़े बड़े हैं बेटा। वो क्या बार बार निकालते हैं बेटा? उसको सर्कुलेशन में लाते हैं? नहीं लाते बेटा उस पैसे को। तो बेटा ये कभी मनी सप्लाई हो नहीं सकता। सर 17 लाख करोड़ रुपए इंडियन इकोनॉमी में घूमते रहते हैं, यानी कि वही पैसे हाउस होल्ड और फर्म के पास आते हैं, ठीक है ना। अगर 10 लाख करोड़ रुपए की करेंसी प्रिंटेड पड़ी है आरबीआई के पास और वो कभी निकाल नहीं रहा बेटा, क्या उसे भी मनी सप्लाई में काउंट कर दे? नहीं बेटा, वो कभी पैसे सर्कुलेशन में आने ही नहीं वाले। समझ आई बात बेटा? मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक का मतलब मैंने बताने की कोशिश करी, पब्लिक का मतलब है बेटा हाउस होल्ड एंड फर्म। और बेटा बाद में मैंने लिखा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बाबू जिन बच्चों ने शुरू से पढ़ी है मैक्रो इकोनॉमिक्स उनके लिए एक बात, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको शायद ही समझ में आए ये बात। बेटा स्टॉक कंसेप्ट, बिल्कुल मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा था। बाबू आपको याद होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पहला चैप्टर मैंने बात करी थी, स्टॉक कंसेप्ट वर्सेस फ्लो कंसेप्ट। हर वो चीज स्टॉक कंसेप्ट होती है बेटा जो मेजर होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और हर वो चीज फ्लो कंसेप्ट होती है जो बेटा मेजर होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर टाइम पर मेजर होता है। मान लो आरबीआई के दिमाग में आ रहा है कि मैं देखूं कि इंडिया में कितनी मनी सप्लाई है, तो बेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करता है। वो 31 मार्च 2021 को रात को 8 बजे चेक करी कितनी मनी सप्लाई है इंडियन इकोनॉमी में, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बेटा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है बेटा? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितनी मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई ऐसे चेक नहीं होती बेटा। फिर तो दिखेगा बेटा रोज 17 लाख रुपए, 365 दिन मल्टीप्लाइड बाय 17 लाख करोड़, पता नहीं कितने पैसे बता दोगे आप तो कि देश में पता नहीं कितने पैसे हैं। तो मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होती है, एक पर्टिकुलर दिन मेजर हो सकती है, एक पर्टिकुलर आर पर मेजर हो सकती है, एक पर्टिकुलर सेकंड्स में मेजर हो सकती है बेटा।
ठीक है जी बेटा, यानी कि लिख दो बेटा ये एक स्टॉक कंसेप्ट है रादर देन अ फ्लो कंसेप्ट। ठीक है जी बाबू, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए आरबीआई ने कुछ बातें बताई। 1977 ईयर याद रखना है बेटा। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, आरबीआई ने बेटा मेजर्स दिए मनी सप्लाई के, और बेटा इनको हम प्यार से बोलते हैं M1, M2, M3 एंड M4। अभी समझाऊंगा M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, M4 क्या होता है। ये मेजर्स दिए थे बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और ये मेजर आए थे इन द ईयर 1977। ईयर याद होना चाहिए बेटा बहुत अच्छे से। ठीक है जी, अभी करेंगे शुरुआत की M1 क्या चीज है, M2 क्या, M3 क्या, M4 क्या, और बहुत बढ़िया एनालिसिस उसके ऊपर करेंगे। बेटा एक बात यहां पर बोल देता हूं, फिर नोट डाउन करने का टाइम दूंगा। ये जो मेजर्स है ना बेटा, ये लिक्विडिटी के ऑर्डर में है। लिक्विडिटी का ऑर्डर मतलब M1 इज द मोस्ट लिक्विड, यानी कि इट इज इक्विवेलेंट टू कैश। ये थोड़ा सा कम लिक्विड होता है बेटा, ये उससे कम लिक्विड होता है, और ये बेटा लीस्ट लिक्विड होता है, यानी कि बेटा ये बहुत जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। M1 सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा, M1 M2 थोड़ी मुश्किल के साथ, M3 उससे मुश्किल के साथ, और M4 बेटा बहुत मुश्किल के साथ कैश में कन्वर्ट होगा। यानी कि बेटा ये जो है ना बाबू, ये सीक्वेंस है लिक्विडिटी का, मोस्ट लिक्विड एंड लीस्ट लिक्विड। याद रहेगी बात? ठीक है, अभी आप एक काम करो, पहले इतना नोट डाउन करो, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक बहुत मजेदार है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई। चर्चा स्टार्ट करेंगे M1 के साथ। लो बेटा बाबू बात कर रहे हैं M1 की। M1 में क्या क्या चीजें आती है? मैंने अभी बोला बेटा M1 इज द मोस्ट लिक्विड, इट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू कैश, बिल्कुल कैश के बराबर चीज है। क्या क्या चीजें आती है M1 में, ये समझने की कोशिश करते हैं। बेटा M1 में आता है करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक। याद होना चाहिए बेटा, ये जब मैं खत्म करूंगा पूरा याद करा दूंगा आपको, और आपको याद हो जाना चाहिए बेटा, बाद में लिखेंगे, अभी कोई लिखने पे जोर नहीं देगा। करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक, बेटा लिखना मत कुछ, ईमानदार बनो। प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, बल्कि डिमांड डिपॉजिट विद, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से समझना M1 क्या चीज है। बेटा मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि M1 क्या चीज है, मोस्ट लिक्विड चीज है, बिल्कुल कैश के बराबर होगा, और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं ये कैश के कैसे बराबर। बेटा M1 में आता है करेंसी एंड कॉइंस विद पब्लिक, और आपको पता है पब्लिक क्या होती है, थोड़ी देर पहले एनालिसिस करा। कौन? हाउस होल्ड और फर्म मिलाकर पब्लिक है बेटा। बाबू आपके पास, मेरे पास जितनी करेंसी है, जितना कॉइन है, सबका सब M1 का पार्ट है। क्या कैश है? बिल्कुल कैश ही तो है, और मैंने बताया M1 कैश के बराबर ही होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू जब मैं लिखता हूं ना करेंसी एंड कॉइंस विद पब्लिक, मेरा मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ लीगल टेंडर मनी। मेरा मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मतलब मनी जो गवर्नमेंट ने बोल दी मनी है। यानी कि बेटा एक बात बताओ, क्या पुराना 500 का नोट आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा बेटा, वो लीगल टेंडर मनी है, वो सीज टू बी लीगल टेंडर मनी हो चुका था। कब हो चुका था बेटा? 8 नवंबर को हो गया था, ठीक है ना। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो बेटा वो लीगल टेंडर मनी हट गया, और जब लीगल टेंडर मनी नहीं है वो नहीं आएगा यहां पर बेटा। मैं सिर्फ उसी करेंसी की बात कर रहा हूं, उसी कॉइन की जिसको गवर्नमेंट ने बोला ये मेरे लिए मनी है। एनालिसिस क्लियर? बड़े आगे, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। ऑल्दो इसकी बात मुझे बैंकिंग में करनी है, मेरा अगला ही चैप्टर है, लेकिन करते हैं थोड़ी सी बात। बेटा देखो, कई लोग ना डिमांड डिपॉजिट को एक्सप्लेन करते हैं ये बोलकर कि डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जो डिमांड पर विड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बाबू मैं बड़े सिंपल सेंस में इस चीज को समझाता हूं बेटा। कमर्शियल बैंक के डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? जिसको चेक से एनकैश किया जा सकता है, जिसको चेक से एनकैश किया जा सकता है। समझने की कोशिश करना, आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया किसी बैंक में,
जब सेविंग अकाउंट खुलवाते हो चेकबुक मिलती है? मिलती है। पैसे निकाल सकते हैं चेक से? निकाल सकते हैं। क्या बेटा ये डिमांड डिपॉजिट है? बिल्कुल है। मैंने बोला डिमांड डिपॉजिट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? जिस भी पैसे को आप चेक से एनकैश करा सकते हो, हर वो चीज डिमांड डिपॉजिट है। यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होता है। करंट अकाउंट में चेकबुक मिलती है? करंट अकाउंट कौन खोलता है पहले ये बताओ? बिजनेस फर्म खोलती है। और आपको क्या लग रहा है बिजनेस फर्म को चेक की जरूरत नहीं होती? आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बेटा, चेकबुक भी कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट होती है करंट अकाउंट में। और ऐसी ऐसी बिजनेस फर्म है जो एक एक दिन के 100-100 चेक काट देती हैं, एक एक दिन के। आप क्या बात कर रहे हो? करंट अकाउंट में चेकबुक नहीं होती। सर सेविंग बैंक और करंट अकाउंट दोनों डिमांड डिपॉजिट हैं, दोनों को बेटा चेक से एनकैश कराया जा सकता है। आपका पैसा जब मर्जी चेक दो, जब मर्जी पैसा क्या घर लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है जी। एफडी और आरडी, मुझे नहीं पता आरडी के बारे में कुछ पता है कि नहीं, बस नाम सुना ही होगा, आप समझ लो फिलहाल एफडी। बेटा फिक्स डिपॉजिट, मैंने एफडी कराई 30,000 रुपए की बैंक में, बैंक चेक देता है? एफडी का चेक मिलता है क्या कभी? नहीं, एफडी का तो कभी चेक नहीं मिलता। तो क्या एफडी और आरडी डिमांड डिपॉजिट होते हैं? नहीं होते बेटा। सिर्फ दो ही चीजें डिमांड डिपॉजिट होती है, यानी कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट में रखा गया पैसा और आपके करंट अकाउंट में रखा गया पैसा, ये दोनों डिमांड डिपॉजिट है, कभी भी निकाल सकते हो। और बेटा इट इज इक्वलेंट टू कैश। मेरे बैंक खाते में पैसा पड़ा, अभी जाऊंगा, अभी मना थोड़ी करेगा बैंक, जब मर्जी निकलवा लो बेटा। तो ये बिल्कुल कैश के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल कैश के बराबर है बेटा। क्लियर बात? मैंने पहले ही कहा था ये मोस्ट लिक्विड है, बिल्कुल कैश है। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, ये तो है ही कैश। ये बैंक में पड़ा हुआ पैसा कभी भी एनकैश कराया जा सकता है, कोई रोक नहीं है इसके ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं। एंड थर्ड वन इज अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। ये क्या चीज होती है बेटा? देखो एक बात सुनो, हर कंट्री फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व मेंटेन करती है, आपको पता है हर कंट्री मेंटेन करती है। इंडिया में ये काम कौन करता है बेटा? आरबीआई, पापा ऑफ ऑल बैंक करते हैं बेटा, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द पापा ऑफ ऑल बैंक, ठीक है ना। ये काम आरबीआई करता है। अब बेटा आरबीआई मान लो जब बना होगा, जब फॉरेन एक्सचेंज आई होगी, तो आरबीआई ने क्या किया होगा बेटा? बड़े सारे फॉरेन बैंक से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कहा होगा ना कि कुछ फॉरेक्स हमें भी दे दो, कि हमारे देश वाले भी अगर कभी कुछ इंपोर्ट करेंगे तो हमें उनको फॉरेक्स देनी होगी, आप हमें भी दे दो। तो बेटा आरबीआई ने अपने देश की करेंसी उनको दी होगी, यानी कि इंडियन रुपी, और उनसे क्या लिया होगा? फॉरेक्स लिया होगा बदले में। क्या ये फॉरेक्स इंडिया में सर्कुलेशन में नहीं आती? सर सोचना तो पड़ेगा, आती है कि नहीं आती? सर क्यों नहीं आती, मुझे भी समझाओ क्यों नहीं आती है फॉरेन एक्सचेंज सर्कुलेशन में? अगर एक इंडिया का इंपोर्टर कोई गुड्स इंपोर्ट करता है बेटा, तो खरीदता नहीं क्या फॉरेन एक्सचेंज? सर मैं बाहर फॉरेन घूमने जाऊं अगर, तो फॉरेक्स नहीं चाहिए, खरीदता कहां से हूं? यहीं से तो खरीदूंगा। तो क्या ये फॉरेक्स भी बेटा आती है? देखो आप एक बात को बिल्कुल क्लियर रखो, जब हम बात करते हैं ना मनी सप्लाई की, तो मैं इंडियन रुपी के सप्लाई की बात नहीं कर रहा। मनी मतलब मनी, वो चाहे मेरे देश की है चाहे वो किसी और देश की है बेटा, यानी कि फॉरेक्स भी मनी सप्लाई का पार्ट होती है। बात क्लियर हुई? तो बेटा फॉरेक्स भी तो आती है। क्या फॉरेक्स इक्विवेलेंट टू कैश नहीं है? सर जब मर्जी कन्वर्ट करा लो, जब मर्जी, कौन मना कर रहा है? बात क्लियर आई? अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन दो बातें स्पेसिफिकली याद रखना बेटा। जब मैं कहता हूं अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई, तो गवर्नमेंट ने अगर कोई पैसा आरबीआई के पास जमा करा, गवर्नमेंट ने, देखो अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई बड़ी जनरल टर्म है कि आरबीआई के पास जो पड़ा हुआ है। अब आरबीआई के पास ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट ने जमा कराया, ऐसा हो सकता है किसी कमर्शियल बैंक ने जमा कराया। बेटा ये दोनों ही नहीं आता। आता क्या है? इंटरनेशनल बैंक ने जमा करा रखा है कोई फॉरेक्स रिजर्व, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कोई और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन गवर्नमेंट, इन्होंने जो जो जमा करा रखा है वो ले लेना बेटा। लेकिन गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास कुछ जमा करा रखा है, और पहले ही बोल चुका हूं बेटा, मेरा मतलब कभी भी जब मैं पब्लिक की बात करता हूं मनी सप्लाई की डेफिनेशन में, तो गवर्नमेंट से तो होता ही नहीं। कमर्शियल बैंक वाली मैं बात क्लियर कर देता हूं, आप खुद समझना बेटा। आप और मैं जनरल पब्लिक के मेंबर हैं, मेरी तरफ देख रहे हो बेटा, अगर समझना है तो। आप और मैं जनरल पब्लिक के मेंबर हैं, हमने मिलाकर कमर्शियल बैंक में 50 लाख रुपए जमा कर दिए, ठीक है। कमर्शियल बैंक के पास पैसे ज्यादा थे, उसने कहा मैं अपने पास कहाँ रखूंगा,
उसने ये 30 लाख रुपए आरबीआई के पास जमा कर दिए। अब आप क्या कहोगे? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सॉरी डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। अगर आप कहोगे ये लो डिमांड डिपॉजिट के तौर पर 50 लाख आए, आपने और मैंने 50 लाख दिए कमर्शियल बैंक को, 50 लाख यहां जुड़ गए। अगर आप कहोगे कि कमर्शियल बैंक ने जो आरबीआई को पैसे दिए वो भी जोड़ दो, तो सर 50 लाख में से तो 30 लाख दिए, आप तो मनी सप्लाई 17 लाख करोड़ की कर दोगे 25 लाख करोड़। डबल काउंटिंग कैसे कर सकते हो आप एक चीज की? कर तो दी मैंने काउंटिंग उसकी। बात क्लियर हुई? M1 क्या है? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जो घर में हम कैश रख के बैठे हुए हैं, प्लस जो पैसा हमने सेविंग बैंक और करंट अकाउंट में जमा कराया, प्लस आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो कभी ना कभी सर्कुलेशन में आते हैं। इट इज मोस्ट लिक्विड, मोस्ट लिक्विड, इक्विवेलेंट टू कैश। कोई दिक्कत तो नहीं? सिंपल बात। बढ़े आगे, चलो जी। M2 क्या है बेटा? M2 बहुत मजेदार है। M2 में आता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। लो प्यारे बच्चों, बाबू पोस्ट ऑफिस को प्यार से पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, लेकिन सही नाम होता है इसका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है ना? तो यहां पर टेक्निकल वर्ड लिखा गया, आपके लिए तो वही पोस्ट ऑफिस है बेटा। M2 M1 के कंपैरिजन में थोड़ा कम लिक्विड होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर बैंक का सेविंग अकाउंट यहां लिखवाया तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट यहां क्यों लिखवा दिया मैंने? M2 में यहीं लिखवा देते। सर कुछ बातें करेंगे ना तभी तो मजा आएगा। सुनो, पोस्ट ऑफिस जनरली 3 तरीके के अकाउंट खोलता है बेटा। कौन कौन से? सेविंग अकाउंट, FD और RD। इसका नाम पोस्ट ऑफिस नहीं होता, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होता है, सिर्फ सेविंग के लिए। करंट अकाउंट नहीं खोलता पोस्ट ऑफिस, किसी बिजनेस फर्म का अकाउंट नहीं होता पोस्ट ऑफिस में। सेविंग अकाउंट खोलता है, FD खोलता है और RD खोला करता है, ठीक है? एक बात सुनो, मैंने जब बैंक का सेविंग अकाउंट M1 में लिया, जब मैंने बैंक का करंट अकाउंट M1 में लिया, तो इसका सेविंग बैंक अकाउंट मैंने M2 में क्यों लिया? बाबू एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। आज आप पोस्ट ऑफिस में गए, आप और मैं, हमने सेविंग अकाउंट खुलवाया, मैंने 5,000 जमा कराए, मेरे जैसे 25 लोगों ने 5,000 जमा कराए, पोस्ट ऑफिस में 1.25 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, ठीक है जी बाबू? खैर ये तो मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 50 जमा कराए 25 लोगों ने, 12.5 लाख बैंक पोस्ट ऑफिस में इकट्ठे हो गए। मैं अगले दिन गया ना, मैंने कहा पोस्ट ऑफिस कल 50,000 जमा करके गया था, आज 40,000 विड्रॉ करनी है, कुछ जरूरत पड़ गई। पोस्ट ऑफिस के पास कभी कैश ही नहीं होता, सबको अंदाजा होगा बेटा। ये क्या करते हैं, जितना पैसा आप जमा करते हो ये आगे हेड ऑफिस में जाकर जमा कर देते हैं, सेम रात को ही जाकर, उसी रात। इनके पास कभी कैश ही नहीं होता। उसने मुझसे टाइम मांगना है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या अगले दिन का, कि कल ले जाना, आज फॉर्म देते जाओ, कल ले जाना अपने 50,000 40,000 जो भी विड्रॉ करने आपने। तो सर इसको मैं मोस्ट लिक्विड की कैटेगरी में डाल दूं? क्या ये कैश है? बिल्कुल कैश के बराबर है। नहीं भाई, एक दिन लग जाता है, तो इसको मैं M1 की कैटेगरी में नहीं डाल सकता, मैं इसको M2 की कैटेगरी में डालता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं? बात ओके इतनी सही है? अभी तो मैंने बात ही नहीं करी FD/RD की। FD/RD तो लिक्विड होती ही नहीं। आप बताओ कभी लिक्विड होती है FD/RD? मैंने 5 साल की FD कराई, इक्वलेंट टू कैश कह दो उसको, M1 M2 में दिखा दो। क्यों दिखा दो भाई? अभी तो बहुत देर है उसमें तो, ठीक है जी, अभी लाएंगे M3 में लाएंगे उसको। करें बात? चलो जी बेटा M3। अब मैं बता देता हूं बच्चे की रेगुलर प्रैक्टिस क्या है। आदत पड़ चुकी होती है कि M1 ये है, M2 में M1 प्लस कुछ ना कुछ है, M3 में M2 प्लस कुछ ना कुछ मत लिख देना, M1 ही है ये वर्ड। देख लो, आंखें खोल लो, मैंने M2 नहीं लिखा, मैंने M1 ही लिखा है। M3 कहां से स्टार्ट होगा? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। लो प्यारे बच्चों सुनना बेटा, डिमांड डिपॉजिट मैंने एक टेक्निकल वर्ड बोला था, इसको सिंप्लीफाइड करा मैंने। कैसे? हर वो चीज डिमांड डिपॉजिट है जिसको चेक से एनकैश किया जा सकता है। और बेटा खैर यहां तो वर्ड ही बड़ा सिंपल है, टाइम डिपॉजिट। टाइम जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, जनरली FD एंड RD, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट।
करूंगा बेटा आरडी की चर्चा, जिसको नहीं पता भूल जाओ, जिसको पता है 11th क्लास में मुझसे पढ़ा उसे याद होगा आरडी क्या चीज होती है, मैंने समझाया हुआ है बिजनेस में। ठीक है जी, जिसने नहीं पढ़ा हुआ भी टेंशन मत लो, आप एफडी समझ के चलो बस। ठीक है जी, लो प्यारे बच्चों, M3 में आता क्या है, M1 में क्या क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। याद आई बात, M1 में प्लस जोड़ देना क्या क्या, नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। बेटा अगर मैं ज्यादा जल्दी ना दिखाऊं तो पहले इस वर्ड पे एनालिसिस कर दो। वर्ड लिखा गया है नेट, कोई तो चीज माइनस हो रही होगी, नेट वर्ड आते कोई तो चीज माइनस होगी भाई। टाइम डिपॉजिट में से कोई तो चीज माइनस होगी, क्या माइनस होगा सुनना बेटा, इंटर बैंक एफडी माइनस होगी, समझने की कोशिश करना। आप और मैं, हम सब लोगों ने बेटा बैंक में एफडी कराई 1 लाख रुपए की, हमने कराई पीएनबी के पास एफडी, पंजाब नेशनल बैंक के पास हमने 1 लाख की एफडी करा दी। क्या ये टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक है, फटाफट बोलो, टाइम डिपॉजिट है विद कमर्शियल बैंक है, यस है बिल्कुल। बेटा पीएनबी के पास पैसे फालतू थे, उसने 50,000 रुपए की एफडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास करा, उसने 50,000 रुपए की एफडी एसबीआई के पास करा दी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब सुनना टर्म क्या लिखी गई है, अगर लिखी गई होती टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, कितने टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आए, तो पीएनबी के पास 1 लाख आए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 50,000 आए, कितने हो गए, 1.5 लाख के टाइम डिपॉजिट आए। सर वर्ड क्या लिखा गया है, नेट टाइम डिपॉजिट, यानी कि टोटल टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, टोटल टाइम डिपॉजिट मेरे एग्जांपल में 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख, लेकिन माइनस कर देना इंटर बैंक एफडी, क्योंकि बेटा बैंक ने मेरे ही तो पैसों से एफडी कराई है। एक चीज को एक ही तो बार काउंट करोगे, कहां डबल डबल काउंटिंग में लगे हुए हो। बात क्लियर हुई ना, हमने 1 लाख की एफडी पीएनबी के पास कराई, पीएनबी ने उसी 1 लाख में से 50,000 की एफडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास करा दी। आप ये कहोगे बेटा इकोनॉमी में मनी सप्लाई 1.5 लाख रुपए, एक ही तो लाख रुपए है भाई, लिखने का तरीका क्या, टेक्निकल भाषा। टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, कितने टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आए, कमर्शियल बैंक ये भी है, कमर्शियल बैंक ये भी है, 1.5 लाख रुपए क्या है, लेकिन वर्ड लिखा नेट टाइम डिपॉजिट, टोटल टाइम डिपॉजिट माइनस इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट्स। इंटर बैंक मतलब जो बैंक ने बैंक के साथ कराया, यानी कि सिंपल बोल देते यार, टाइम डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक। इतना टेक्निकल बोलने की क्या जरूरत थी, सिंपल 1 ही लाख आता। ठीक है ना, चलो कोई नहीं, कभी हमें लॉ बनाने का मौका मिलेगा 2027-28 में तो हम बना लेंगे। ठीक है जी, बढ़े आगे, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ जाए आगे। M4 5 मिनट और छुट्टी। लो जी, M4 में बेटा M3 प्लस ही है, बस एक ही जगह पर फंसते हैं बेटा बच्चा M3 में, बस आदत मत बना लेना M2 प्लस लिखने बैठ जाना। ठीक है ना, M4 के टाइम पर M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग एनएससी। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से चीजों को समझते जाएंगे, लास्ट वर्ड बड़ा काम का है, एक्सक्लूडिंग एनएससी। खैर चलो एक एक करके देखते हैं। बेटा देखो एक बात बताओ, M3 में कोई पोस्ट ऑफिस आया, पोस्ट ऑफिस का कोई भी अकाउंट आया M3 में? नहीं, क्यों नहीं आया? M3 में आ क्या रहा है, M1 आ रहा है, M1 में पोस्ट ऑफिस नहीं आ रहा, प्लस यानी कि एफडी और आरडी आ रही है बैंक की, पोस्ट ऑफिस कहीं नहीं आया ना। जब इन्होंने M4 लिखा ना, बड़े स्मार्टली लिखा इन्होंने, M3 लिखवाया, M3 में कुछ भी नहीं आया पोस्ट ऑफिस का ना, और साथ साथ इसने लिखवाया टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस में जो कुछ भी होता है, चाहे सेविंग बैंक है, चाहे एफडी है, चाहे आरडी है, लेकिन एनएससी मत लेना। एनएससी क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। याद करा देता हूं, याद आना बहुत मुश्किल है वैसे। बेटा एनएससी का पैसा कभी पोस्ट ऑफिस के पास रहता नहीं है, ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। याद करा रहा हूं मैं, कहां पढ़ा था रे, याद भी नहीं आ रहा। गवर्नमेंट बजट चैप्टर पढ़ा था, गवर्नमेंट बजट चैप्टर में कैपिटल रिसीट पढ़ी थी। कैपिटल रिसीट के 4 पार्ट होते थे, चौथा पार्ट होता था स्मॉल सेविंग्स, और वहां पर मैंने बताया था बेटा
जितना पैसा आप स्मॉल सेविंग्स एनएससी केवीपी आईवीपी इसके नाम का देते हो ना पोस्ट ऑफिस को, ये सारा पैसा गवर्नमेंट ले जाती है और गवर्नमेंट आपको डबल करके देती है 11 साल बाद 12 साल बाद। ये पैसा कभी पोस्ट ऑफिस के पास नहीं रहता। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी की फुल फॉर्म है, केवीपी किसान विकास पत्र, ये पैसा कभी भी पोस्ट ऑफिस के पास नहीं रहता। ये पैसा कहां जाता है बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। चलो जी इधर देखो मेरी तरफ। बाबू इसको लिक्विड कह सकते हो आप, लीस्ट लिक्विड। एक बात बताओ, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पैसे तो देने में 1 दिन लगा देता है, 2 दिन लगा देता है, तो एफडी और आरडी के क्या हाल होंगे? इससे ज्यादा तो लीस्ट लिक्विड कोई चीज ही नहीं हो सकती। बैंक की एफडी की कैटेगरी इससे पहले है। मेरी 5 साल में एफडी मैच्योर होगी, अरे बहुत बहुत लंबा टाइम है, कैश के तो बराबर है ही नहीं ना। तो इसको मैंने M1 में लिखा, ना मैंने M2 में लिखा, मैंने M3 में लिखा। 5 साल बाद अगर मैच्योर होगी, अगर आज मैच्योरिटी का दिन है, मैं बैंक चला जाऊंगा, कम से कम आज पैसे तो मिल जाएंगे। पोस्ट ऑफिस के साथ तो अपोजिट ही काम है बेटा। अगर आज मैच्योर भी हो रही है ना, मैं गया पहले फॉर्म, सर 5 लाख की एफडी है, अरे 5 तो होते ही नहीं हमारे पास, 3 दिन लगेंगे, 3 दिन बाद आना। तो सर इसे कहां से डाल दोगे बेटा आप M3 की कैटेगरी में? इसलिए इसको सबसे बाद में रखा हमने, सबसे ही बाद में M4। इतनी बात क्लियर है? तो कुछ काम की बात बोले। अभी तो काम की बात शुरू हुई है, अब तो मैं एनालिसिस करूंगा इसका, ठीक है ना। एनालिसिस में कितना टाइम हुआ ये बताओ? 10 भाई, अब एनालिसिस में 25 मिनट लगाएंगे, फिर जल्दी छुट्टी कर देंगे बस। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ, 5 मिनट का एनालिसिस है, लेकिन काम की बात है, सुन के जाना। तो अगर मैं बोलूँ क्या पेपर के लिए काम हो गया, आपका तो काम हो गया जी, हाँ इसी से आ जाएगा पेपर, इसी में खुश हो जाना आप। लेकिन बेटा जिंदगी में मेरे पास इसलिए थोड़ी आए हो आप कि आपको इतना सही पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर आपके लिए। सुनो बेटा, अगर आरबीआई को कभी जानना होता है ना मनी सप्लाई क्या है, आप गेस करो वो किसका यूज करता होगा? M1 M2 M3 M4, चारों ही मेजर अच्छे हैं अपने आप में, सब में अलग अलग क्वालिटी है सबके। बेटा आपने फीचर देख लिए कि क्या क्या वो इंक्लूड करते हैं। आप बताओ, आरबीआई M1 यूज करता होगा, M2 यूज करता, गेस कर रहे हैं भाई, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। M1 M2 M3 या M4, ज्यादा अच्छा क्या लगा आपको? M4 M3। अरे M1 के साथ गैस कर रहे हैं यार, देखो कोई अवार्ड नहीं मिल रहा, गलत बोलने पे कोई चाटा नहीं पड़ रहा हमारे को, हम पहली बार कोई चीज पढ़ रहे हैं, समझेंगे तभी जब हम एनालिसिस करेंगे। हम नहीं सोचेंगे ना तो बेटा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपने सोचना है अच्छे से, देख लो एक बार बहुत आराम से, मैं रिवाइज करा दूं अगर आप कहो तो M1 में क्या क्या आता है? पब्लिक के पास पड़ा हुआ कैश, सेविंग और करंट अकाउंट कॉमर्शियल बैंक का, और बेटा आरबीआई के पास पड़े हुए फॉरेक्स रिजर्व। M2 में क्या आता है? M1 वाली सारी बात प्लस सेविंग अकाउंट आ जाता है पोस्ट ऑफिस का। M3 में क्या जाता है? M1 वाली सारी बात प्लस नेट टाइम डिपॉजिट आ जाते हैं, यानी कि एफडी और आरडी आ जाती है कॉमर्शियल बैंक की। और M4 में क्या आता है बेटा? M3 वाली सारी बात प्लस सेविंग बैंक करंट अकाउंट एफडी, सॉरी सेविंग बैंक करंट अकाउंट नहीं खोलता पोस्ट ऑफिस, एफडी और आरडी आ जाती है बेटा पोस्ट ऑफिस की, लेकिन एनएससी नहीं आता, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं आता। M2 M1 M3 M4 क्या? पहले राधिका सही बोल रही थी फिर गलत। M3। सर देखो मैं ना आपको ना, फिर मैं बोल रहा हूं, मेरा दिल नहीं कह रहा है ये बोलने को, मैं अगर आपको समझाऊंगा आप 1 मिनट में समझ जाओगे, सिर्फ 1 मिनट में बेटा। हाँ, आरबीआई ना पोस्ट ऑफिस को कंट्रोल नहीं करता, आरबीआई कंट्रोल किसको करता है? कॉमर्शियल बैंक, उसको पोस्ट ऑफिस से कोई बहुत ज्यादा लेना देना भी नहीं होता, ठीक है ना। अब आप खुद समझना, M3 में ना सारा बैंक आएगा, सारा बैंक देख लो, पहले मेरी तरफ देखो, बहुत आराम से समझो। M3 में क्या आया? M1 आया, यानी कि जो लोगों के पास कैश है वो आ गया, सेविंग बैंक और करंट अकाउंट बैंक वाला आ गया, बैंक वाला। और आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो आरबीआई को खुद को भी पता है बहुत अच्छे से कि मेरे पास कितने रिजर्व है, प्लस बैंक का ही एफडी और आरडी भी आ गया। क्या M3 में पोस्ट ऑफिस कुछ भी आया? सर सबसे अच्छा मेजर क्या होगा इनमें से? M3 से अच्छा कोई भी मेजर नहीं है बेटा, कोई भी मेजर नहीं है। समझ आई बात? रटा तो नहीं ना कुछ भी? सब बात क्लियर हुई? एक बात लास्ट और फिर छुट्टी, फाइनल बात, इनके अदर नेम भी है बेटा। M1 और M2 को प्यार से बोला जाता है नैरो मनी, और बेटा M3 और M4 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। बस खत्म।
क्यों बेटा देख, अदर नेम का कोई कारण नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे अदर नेम अंश के भी है, सोना, बाबू, नोना। अब कोई कारण थोड़ी है उसका, मैं कारण थोड़ी बता सकता हूं, ये तो अंश ही बताएगा, ठीक है ना जी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।